ही हासिल करती है। हमें कोई नहीं हरा सकता अगर परिवार हमारे साथ में है। जी, बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से एक महिला थी। मैं जब पैदा हुई और जब मुझे लगता है शायद मेरी पहली सोच जो थी, जब से मैंने अपनी अभिव्यक्ति की आवाज़ को सुनना शुरू करा, तभी से मैंने अपने आप को एक महिला पाया। ये एक अलग बात है कि मेरा जन्म एक पुरुष शरीर में हुआ था, जो कि अपने आप में बिल्कुल सामंजस्य नहीं था, लेकिन मेरा जो शरीर मुझे प्रकृति ने दिया था वो एक पुरुष का था, जिसके साथ में मैं बिल्कुल सहज नहीं थी। हमारी लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही थी, अपनी अभिलाषाओं की बात। तो इस सब के बीच में मैं कहीं ना कहीं घुटती जा रही थी, दम तोड़ती जा रही थी। छोटी थी और खूबसूरत थी, तो घर वालों ने कभी ऐतराज़ नहीं करा। मैं मम्मी की चुन्नी लेके नाच भी लिया करती, तो मम्मा के मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लिया करती। लोगों ने बचपन में कुछ ऐतराज़ नहीं किया, उनको लगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये चीज़ अपने आप ख़त्म होती चली जाएगी, जो कि अमूमन 90% पेरेंट्स हिंदुस्तान के सोचते हैं। ये तो ज़िंदगी थी, ये ख़त्म कैसे हो जाए। गंगाराम हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, हम आपका शरीर तो बदल सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा नहीं बदल सकते। बरेली से दिल्ली में आई थी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं दिल्ली आई थी और जब यहाँ पे आई तो इस शहर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। कह सकते हैं आपके आधुनिक सोच के साथ में उन्होंने मुझे स्वागत करा और मैंने यहीं पे अपने कर्मस्थल बना लिया। मैंने बहुत सोच समझ के अपने घर वालों की रजामंदी के साथ में अपने जेंडर को चेंज किया। मैंने अपनी मम्मा को मनाने में अपने जीवन के अनमोल 4 साल वेस्ट करे थे। आप देख रहे हैं VTN न्यूज़ और मैं हूं SP सिंह। हमारे समाज का ताना वाना मर्द और महिलाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारे समाज का एक थर्ड जेंडर भी एक हिस्सा होता है, लेकिन हमारे समाज उस जेंडर को सही नज़रों से नहीं देखता है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी खूबसूरत ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उन्हीं की जवानी की किस तरह से उनका सफ़र रहा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दीजिए आप। सर्वप्रथम से आपको नमस्कार, प्रणाम, और देखने वाले हिंदुस्तान की सभी आवाम को मेरा सलाम। ये इनकलाबी सलाम है ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से, जिसको हमेशा हाशिए पे रखा गया है। अपना परिचय देते हुए बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर संजना साइमन, मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं 12 साल से अंग्रेजी की एक शिक्षिका के रूप में जानी जाती रही हूँ। मैंने बरेली के प्रख्यात मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल बिशप कॉनराड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12 साल अध्यापन का कार्य किया है। मेरी किस्मत थी जो मुझे दिल्ली लेके आ गई, और जैसे कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ की आवाज़ पूरे आवाम तक पहुँचती है, तो मैं भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कथक केंद्र में PA टू द डायरेक्टर के पद पे कार्य किया। आशीर्वचनम NGO पे एज अ मैनेजर वर्क करा। बहुत सारे सोशल इवेंट करे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भ्रमण करती हूँ। कोशिश करती हूँ आम और ख़ास हर इंसान की सोच को बदल सकूँ, और वो इस बात को समझ सके कि सबसे पहले इंसान है और उसके बाद में उसकी कोई जात है, उसका धर्म है, उसका कलर है या उसका लिंग है। हमें किसी भी भेदभाव के साथ में किसी भी इंसान को नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। मैं भी समान इस देश की नागरिक हूँ और मैं भी उतनी आज़ाद हूँ जितने आप हैं। मेरी अभिव्यक्ति को या मेरी आज़ादी को आपकी संकुचित मानसिकता का ग्रहण नहीं लगना चाहिए। यही मेरा परिचय है। संजना जी, आप बरेली से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा और दिल्ली कब आई आप? जी, बरेली से दिल्ली में आई थी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बताना चाहूँगी कुछ मेडिकल सर्जरीज़ होती हैं, कुछ मेडिकल हार्मोनल हम लोग के टेस्ट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ को जीने के लिए। बात ये नहीं है कि हम खूबसूरत बनना चाहते हैं, बात यह है कि हम मुकम्मल बनना चाहते हैं। एक अधूरा इंसान समाज के ऊपर भी बोझ होता है और ख़ुद के ऊपर भी बोझ होता है। कभी कभी अपनी पहचान और अपने हार्मोनल और जेनेटिकल प्रॉब्लम्स के साथ में हम भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मसला ये हुआ कि अपने मेडिकल ट्रांजिशन के लिए मैं दिल्ली आई थी, और जब यहाँ पे आई तो इस शहर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। यहाँ के लोगों की सोच को मैं सलाम करती हूँ। बहुत खुले विचारों वाले, बहुत अपने, और बहुत ही कह सकते हैं आपके आधुनिक सोच के साथ में उन्होंने मुझे स्वागत करा और मैंने यहीं पे अपने कर्मस्थल बना लिया। जब आप दिल्ली आई थी और जब पता चला कि सारी चीज़ें आपको दिल्ली जाना है, तो किस किस का आपको सपोर्ट मिला परिवार में? परिवार के लिए वो बहुत नई बात थी कि हमारा बच्चा बता कर आई थी आप घर पे? जी हाँ, मैं बता के आई थी। मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने सारा ट्रांसफॉर्मेशन 30 साल के बाद कंप्लीट किया है, और 30 ईयर्स एक परिपक्व उम्र होती है। मैंने कोई बचकाना काम नहीं किया था। मैंने बहुत सोच समझ के अपने घर वालों की रजामंदी के साथ में अपने जेंडर को चेंज किया, और मैं एक ट्रांस वूमेन महिला के रूप में आज कार्य कर रही हूँ, जानी जाती हूँ। मैंने अपनी मम्मा को मनाने में अपने जीवन के अनमोल 4 साल वेस्ट करे थे, और मैंने मम्मा से कहा था कि जन्म आपने दिया है, जब तक आपकी स्वीकृति नहीं होगी मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो आपको या आपके ममता को हर्ट करे।
तो मम्मी की मर्ज़ी के साथ में। और भाई भी मतलब खुश तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, उनकी भी स्वीकृति थी, क्योंकि उनको कहीं न कहीं मेरे भविष्य का बहुत डर सता रहा था कि क्या होगा, कौन शादी करेगा, कौन इसका हाथ पकड़ेगा और वृद्धावस्था में क्या होगा। आज समाज ऐसी आधुनिकता की तरफ जा रहा है कि लोग अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो ऐसे में हमारी जो बहन है उसका क्या होगा, उसके भविष्य को लेके मतलब बहुत परेशान थे वो। तो स्वीकृति तो थी, लेकिन एक साथ में संशय भी था कि शायद ये गलत रास्ते में ना चली जाए। जी। जब आप स्कूल जाती थीं, आप कॉलेज जाती थीं, तो आपके साथ में जो लड़के होते हैं कैसा व्यवहार रहता था, उनके साथ में कैसी दोस्ती आपकी रही? जी, बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे काफ़ी बुद्धिमान बनाया। मैं बचपन से बहुत ही पढ़ाकू या मेधावी आप कह सकते हैं। और मेरे से बड़े 2 भाई, तो वो दोनों मतलब मेरे दोनों गार्ड्स थे, दोनों एंजल्स थे मेरे। और दाएं-बाएं मेरे भाई मेरे साथ चला करते थे, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही मेरा मॉलेस्टेशन हुआ, ना ही कभी फिज़िकल अब्यूज़ हुआ। हाँ, कुछ लोग छोटी-मोटी मतलब बोलते रहते थे, छींटा-कसी तो करते ही हैं लोग, बोलते हैं हाव-भाव देख के या आवाज़ देख के या खूबसूरती देख के। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल लड़की जैसा लग रहा है, या ये तो ऐसा है वैसा है, तो वो बोलते थे। लेकिन कभी इतना मुझे प्रभावित नहीं करा उन बातों ने, क्योंकि मुझे अपना मकसद पता था। मुझे मालूम था कि मुझे सड़क में नाचने वाला नहीं बनना है, मुझे भीख मांगने वाला नहीं बनना है, बल्कि मुझे ऐसा बनना है कि मैं समाज को कुछ दे सकूं। अपनी उपयोगिता का परचम लहराने के लिए मुझे पता था कि शिक्षा ही वो एक पतवार है जो मुझे सफलता की तरफ ले जा सकती है। और मैंने शिक्षा को ही पूरी तरीके से अपना मेन एम बना लिया था। मैंने दिमाग नहीं लगाया फालतू की बातों में, नाचने गाने में, या फिर सड़कों में। बिल्कुल मतलब आपने देखा होगा हमारे समुदाय की कुछ बहनें होती हैं, बहुत ही मतलब वो मासूम होती हैं, वो इस तरीके से चलती हैं, फिरती हैं, रहती हैं, और फिर लोग उनको शोषण भी करते हैं, उनके मजाक भी बनाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि कैसे परिपक्व व्यवहार के साथ में मैं आगे बढ़ूंगी और अपनी पहचान तब बताऊंगी जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बताना चाहूँगी, आप एजुकेशन की बात चली है, कि मैंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में, मास्टर्स किया है इंग्लिश में। उसके बाद मैंने इलाहाबाद से बीएड करा, और बीएड करने के बाद में फिर मेरी जॉब लग गई थी एक अच्छे मिशनरी कॉन्वेंट में, तो मैं वहाँ पे पढ़ाने चली गई थी। मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ाती थी, और बहुत ही सम्मान के साथ में मैंने अपने जीवन को वहाँ पे जिया है। और बहुत खूबसूरत यादों को लेके मैं दिल्ली की तरफ आई थी, और मुझे मेरे भाइयों का, मेरे पापा का, मेरे कज़िन्स का, सबका बहुत प्रोटेक्शन मिला। कभी किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि मेरे को कुछ उल्टा बोल पाए, क्योंकि मेरे भाई बिल्कुल ढाल के समान मेरे साथ खड़े हुए थे। और यहाँ पे मैं शिवाजी बताना चाहूँगी आपको कि जब परिवार हमारे साथ में होता है, हमारे भाई, हमारे माँ बाप हमारे साथ में होते हैं, तो हमारी जो जंग होती है वो जीत ही हासिल करती है। हमें कोई नहीं हरा सकता अगर परिवार हमारे साथ में है। जी। आपको पता कैसे चला कि आप इस समाज से, या आप जी, बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से एक महिला थी। मैं जब पैदा हुई, और जब मुझे लगता है शायद मेरी पहली सोच जो थी, जब से मैंने अपनी अभिव्यक्ति की आवाज़ को सुनना शुरू करा, तभी से मैंने अपने आप को एक महिला पाया। ये एक अलग बात है कि मेरा जन्म एक पुरुष शरीर में हुआ था, जो कि अपने आप में बिल्कुल सामंजस्य नहीं था। मैं महिला थी, मेरा जेंडर महिला का था, लेकिन मेरा जो शरीर मुझे प्रकृति ने दिया था वो एक पुरुष का था, जिसके साथ में मैं बिल्कुल सहज नहीं थी। ये पीड़ा थी जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक विडंबना थी मेरे अंदर की, कि मैं अपने आप को ही प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी, मैं अपने आप के साथ में सहज नहीं हो पा रही थी। और सोचिए कि जब लड़ाई आस पड़ोस से होती है तो इतनी भयानक होती है, हमारी लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही थी। अपने व्यक्तित्व की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपनी अभिलाषाओं की बात। तो इस सब के बीच में मैं कहीं ना कहीं घुटती जा रही थी, दम तोड़ती जा रही थी। छोटी थी और खूबसूरत थी, तो घर वालों ने कभी ऐतराज़ नहीं करा। मैं मम्मी की चुन्नी लेके नाच भी लिया करती थी, और बहुत शौक़ था मुझे हीरोइन के समान दिखने का, खूबसूरत लगने का। तो मम्मा के मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लिया करती थी। तो लोगों को लगता था कि घर का सबसे छोटा बच्चा है, और बड़े नाजो अंदाज से मेरे भाइयों ने, पापा ने, मम्मी ने मुझे पाला। तो उन लोगों ने बचपन में कुछ ऐतराज़ नहीं किया। उनको लगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये चीज़ अपने आप ख़त्म होती चली जाएगी, जो कि अमूमन 90% पेरेंट्स हिंदुस्तान के सोचते हैं। लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। ये ख़त्म तब होती जब ये एक दौर होती, ये तो ज़िंदगी थी, ये ख़त्म कैसे हो जाती। यही मेरी पहचान थी। और जब मैं दिल्ली आई, यहाँ पे सर गंगाराम हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, हम आपका शरीर तो बदल सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं बदल सकते। आपका जो जेंडर है वो आपके जननांगों में कैद नहीं है, बल्कि आपका जेंडर आपके मन की अभिव्यक्ति है।
और इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जबकि अब हम गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इम्प्लीमेंटेशन 2020 बना है, उसके अंतर्गत इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि एक जेंडर जो होता है वो इंसान के सेक्सुअल ऑर्गन से नहीं देखना चाहिए। वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है जो कि प्रकृति ने हमें हमारे शरीर में दिए होते हैं, और ये किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। हम अपने मानसिक स्तर पे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, और हम अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं वही हमारा, आप कह सकते हैं कि हमारी मूल पहचान वही है। तो मुझे बचपन से ही मालूम था कि मैं एक महिला हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ी है, उसको मुझे चेंज करना है, लेकिन चेंज तब करना है जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब मेरी आवाज़ में उबल होगा कि आवाम सुन पाएगी, तभी मेरे को कुछ काम करना है। तो और ये मैं संदेश भी देना चाहती हूँ कि जो मेरे समुदाय की बहनें मुझे सुन रही हैं, जो नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो बहनों, पहले अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करो। ना तो माँ बाप पे बोझ बनना, ना समाज पे और ना ही खुद पे। अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कीजिए और शिक्षा रूपी पतवार के साथ में अपनी इस जंग को जीत की तरफ अग्रसर करिए।